Welcome class 8th in our today's SST class. Students, from today we are going to start a new chapter of history section, chapter 3rd, and the name of the chapter is Ruling the Countryside. क्लास लास्ट जो हम लोगों का प्रीवियस चैप्टर था वहाँ हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल, अपने पूरा एक वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर बना लिए थे। हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू उन्होंने ये सारा काम किया, है ना। अब क्या था कि अब ब्रिटिशर्स का जो था वो मेन एम था उस समय पर भी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। जो भी उनके इनकम के सोर्सेस आ रहे थे वो चाहते थे कि और ज़्यादा इनकम हमारी हो, ताकि वो जो एक्सपेंसेस हैं जो वो यहाँ से सिल्क को, कॉटन को ख़रीद कर ले जाने में जो इनके खर्चे आ रहे थे वो भी वो यहीं से निकाल लें, और इनका जो मनी के फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर वो लेकर आते थे अपने कंट्री से और उसको यहाँ पर खर्च करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स को खरीदने में वो उन्हें ना करना पड़े, वो ऐसा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर दीवानी राइट्स की डिमांड हमारे मुगल एम्परर से की थी। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि दीवानी राइट्स हैं क्या। दीवानी राइट्स मीन्स है कि वो राइट्स जो कि पूरी तरीके से दीवानी राइट्स में इंक्लूड होते हैं रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड राइट्स, और उसके अलावा सिविल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो भी। तो अगर ब्रिटिश को पूरी तरीके से दीवानी राइट्स मिल जाता है तो इसका मतलब था कि जितना भी सारा इनकम जो अभी तक नवाब्स को मिल रहा था, किसी भी एक छोटे से स्टेट में जो भी हमारे अपॉइंटेड नवाब्स थे, जो कि जिनको हमारे मुगल एम्परर्स ने अपॉइंट किया हुआ है, उनके पास जाता था और वो उसको अपने तरीके से यूज़ किया करते थे। वो सारा जो रेवेन्यू था वो सारा दीवानी राइट्स के अंतर्गत आने की वजह से वो सब ब्रिटिशर्स का हो जाता है ना, जिससे क्या होगा कि एक लार्ज अमाउंट में अब इनके इनकम के सोर्सेज बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ये लगातार दीवानी राइट्स की डिमांड कर रहे थे। अब होता क्या है कि एक टाइम आता है 12 अगस्त 1765 का, जिस टाइम पर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट बैटल्स के बाद जो बैटल्स का रिजल्ट हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके अलावा मैसूर में भी बैटल हुआ, मराठास के साथ भी बहुत कई सारे वॉर्स हुए हैं। उसका रिजल्ट ये आता है कि बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज़ जो कि रिसोर्सफुल एरियाज़ हैं, हमारे रिच एरियाज़ हैं, वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गए। अब इस टाइम पर जो हमारा लार्ज एरिया था वो था बंगाल, जहाँ पर हमारे जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पर, उन्होंने 12 अगस्त 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। उन्होंने भाई बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, लेकिन बाद में यही रिजल्ट निकलता है कि दीवानी राइट्स मजबूरी में ही सही हमारे मुगल एम्परर्स को, इंडियन रूलर जो उस टाइम पर थे, उनको ये राइट ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। इस राइट के पाते ही ब्रिटिशर्स के हाथ में एक बहुत बड़ी लॉटरी लग रही है, जैसे क्योंकि अब एक एक जो इंडिविजुअल पर्सन, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनके बदले में उनके इनकम के का जो भी एक लार्ज अमाउंट था, जो कि टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में अभी तक नवाब्स को मिलता था, वो ब्रिटिशर्स को आना शुरू हो गया, जिससे ब्रिटिशर्स की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो 1765 से ये दीवानी राइट, बंगाल का दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि एक तरीके से ये हमारी एक चीफ फाइनेंशियल पावर जो थी, सबसे मेन जो फाइनेंशियल पावर है, जो कि किसी भी किंग, किसी भी रूलर, किसी भी नवाब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ से कलेक्ट होने वाला टैक्स, वो अब ब्रिटिशर्स को मिलना शुरू हो गया, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना इनकम बढ़ा लिया। अब ब्रिटिशर्स को इस टाइम पर बहुत कुछ सीखना भी था, जो उन्होंने सीखा कि किस तरीके से जो लैंड का कलेक्शन करना है हमको, टैक्सेस का, वो हमें किन बेसिस पे करना है। जैसे अभी तक क्या चल रहा था कि हमारे जो मुगल एम्परर्स थे, या उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था नवाब्स को, और नवाब एक फिक्स्ड रेट रखते थे कि किसी भी लैंड का साइज़ क्या है, उस लैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता रहा होगा, और उस प्रोडक्शन का कितना अमाउंट वो टैक्स के फॉर्म में, रेवेन्यू के फॉर्म में डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से उनके पास फ्रेमवर्क तो तैयार था,
ब्रिटिशर्स को भी पता है कि अब हमें अगर टैक्सेस लेना है तो किस हिसाब से लेना है, क्योंकि सारा सिस्टम तो पहले से बना हुआ था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज उनको करना था, जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया भी। अब वो चाहते थे कि जितना भी टैक्स दीवानी राइट्स के अंतर्गत उनको जो टैक्स का राइट मिल गया है, जितना भी उनको टैक्सेस मिल रहा था अभी तक नवाब्स को, उनके आने के बाद उन्हें और ज़्यादा मिलने लगे। क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि उस टाइम पर 1865 तक का जो टाइम है, इस टाइम पर हमारे यहाँ से, हमारी कंट्री से कॉटन और सिल्क बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेडर्स थे उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिल्क और कॉटन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिसके लिए इंग्लैंड में जो गोल्ड और सिल्वर था उसको वो बेचते थे, और उससे जो अमाउंट में पैसे उनको मिलते थे उसको वो लाकर एक्सचेंज करते थे, यहाँ यानी यहाँ के ट्रेडर से खरीदते थे। ठीक है, अब इस तरीके से उनके पास जो सिल्वर और गोल्ड के का रिसोर्सेज की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और एग्जॉस्ट होने की कंडीशन पे आ चुका था। अब वो नहीं चाहते थे कि उनके वो जो रिसोर्सेज हैं, वो गोल्ड और सिल्वर है, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए, केवल ट्रेडिंग की वजह से ही वो चाहते थे कि वो बचा रहे, है ना। तो अब उनका यही इरादा था कि अब यहाँ से जो भी चीज़ें हम खरीदें वो यहीं से अगर हमको पैसे मिल जाए और उसी से हम खरीद के ले जाएं तो हमारा एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो अब इनके पास इतना ज़्यादा टैक्सेस आना शुरू हो जाता है, अभी बिना किसी भी नए प्लान को बनाए बिना ही ये हो रहा था, उसी सिस्टम के थ्रू हो रहा है जो मुगल्स ने बनाए थे। नवाब जिस सिस्टम के थ्रू टैक्स कलेक्शन किया करते थे, अभी उसी के थ्रू चलाया जा रहा है। तो 1865 तक के बीच में के टाइम तक आते आते इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड और सिल्वर बचना शुरू हो जाता है, और अब वो जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, उसी को वो यूज़ करने लगते हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के जगह पर रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, और जैसे स्टूडेंट्स हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री का इंडिया का जो मेन इकोनॉमी है, मतलब हमारी कंट्री की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर ही है, फार्मिंग ही है। इसका मतलब, और फार्मिंग एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है हमारी कंट्री साइड में ही, यानी देहात के एरियाज़ में। और अगर पूरे ग्रामीण एरिया के अंदर हमारे ब्रिटिशर्स का राज हो चुका है उस समय पर, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी पूरी तरीके से कंट्रोल की जाने लगी होगी। तो अगर वो और दूसरे किसी अगर किसी भी दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं भी देते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर की तरफ ही ध्यान देते, तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन उस टाइम पर एग्रीकल्चर ही कर रही थी, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन उस समय पर उनके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ उस समय पर चल रहा है, और इनका मेन टारगेट अब इस टाइम पर सबसे पहले था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों से किस तरीके से टैक्स का कलेक्शन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हो रही है। इस टाइम ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारे राइट्स आ गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तो आ ही चुके हैं। एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उस समय पर एक गवर्नमेंट के फॉर्म में दिखाई दे भी रही है ना। तो अब इस टाइम पर इन्होंने कोशिश की कि जो भी हम लोग चीज़ें खरीदते थे यहाँ से उसके प्राइसेस कम कर दिए जाए, है ना। सपोज जैसे अगर कोई आर्टिशन है यहाँ पर और वो किसी आर्टिशन से किसी भी तरीके का आर्ट वर्क कराते थे, या किसी भी तरीके से उनके साथ कुछ भी एक्सचेंज उनका होता था, तो जो मुगल्स के टाइम पे रेट्स होते थे वो मुगल्स ने डिसाइड किया होता था। लेकिन इस टाइम पर तो भाई रूल में वो आ चुके थे, तो वो रेट्स भी वो ही डिसाइड करेंगे, और खुद के खरीदने के लिए ही रेट डिसाइड करना है तो फिर वो हाई रेट्स तो डिसाइड नहीं करेंगे, है ना, बहुत लो प्राइसेस पे ही रखेंगे। तो आर्टिसंस, एग्रीकल्चरल कल्टीवेटर्स, इन सब को से जो भी चीज़ें ये खरीद रहे थे उसके रेट्स इन्होंने बहुत कम उस टाइम पर बताए। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम क्रॉप खरीदेंगे तो अगर वो 100 रुपीज़ में उस टाइम पर तो था, तो अब हम उसे और कम से कम करेंगे, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ में हमको ग्रेन्स चाहिए, है ना। और अब हम फार्मर्स, पुअर फार्मर्स या जो पीजेंट्स थे वो किसी तरीके से मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस टाइम पर गवर्नमेंट है और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था उन लोगों को, किसी भी तरीके के लोगों से जिनसे भी वो किसी भी तरह की खरीदारी किया करते थे और उसे अपने कंट्री में भेजा करते थे। इन्होंने फोर्स डालना शुरू किया कि वो कम से कम रेट्स में दें, और ताकि उनका वो जो टैक्सेस जो अभी यहाँ पर मिल रहा था उसमें से भी सेविंग्स हो, उसमें से भी पैसे बचने लगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी
अपने लिए कलेक्ट करके पाएँ, ठीक है। जिसका ये रिज़ल्ट हुआ कि बहुत सारे आर्टिशंस, बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे वर्कर्स वो हमारे कंट्री से वो बंगाल से माइग्रेट करने लगे। उन सबसे पहले ये सारी चीज़ें बंगाल में हुई थी, तो वो बंगाल से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं और वहाँ से छोड़ के हट जाना ही सही समझते हैं। तो इस तरीके से माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है जाता है, जिससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है हमारे बंगाल की वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जिसका रिजल्ट होता है कि 1770 के टाइम पर, 1770 के टाइम पर एक टेरिबल फैमिन भी आता है हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल जो है वो मर भी जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन पॉपुलेशन जो है उस टाइम पर डिस्टर्ब हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी इस पूरे फैमिली की वजह से, जो कि हो रही थी माइग्रेशन के रिजल्ट की वजह से, ठीक है। तो ये सब कुछ था स्टार्टिंग का, जो बिगिनिंग, जो हमारे जो कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए जैसे ही उन्हें दीवानी राइट्स मिला। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से अब भाई अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना है और सारा टैक्सेस एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि उनको एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। यानी एग्रीकल्चर में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना ही ज़्यादा टैक्सेस पाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पर मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके वो भी बढ़ाने ज़रूरी थे। तो क्या ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ की तरफ भी स्टेप उठाया। उन्होंने ये समझा कि एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा होगा टैक्सेस उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और इसलिए क्या उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्क किया, या फिर सिर्फ प्रेशराइज किया इंडियंस को ही ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करके जमा करें हमारे पास, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जो उस टाइम पर हमारे विलेजर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स और अदर्स फेस कर रहे थे, और बाद में आगे की स्टोरी में क्या हुआ। ओके, तो आई होप अभी जो हम लोगों ने समझा वो सबको समझ में आ गया होगा। बट इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप between 1 p.m. to 1:30 p.m. Okay, so dear students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.